अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ इनसाइट में। एक नई डेवलपमेंट ये हुई है कि अमेरिका ने ऑकस के नाम से एक तंजीम बनाई है जिसमें 4-5 मुल्क शामिल हैं। इसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया गया है और उसका मकसद ये है कि चाइना को कंटेन किया जाए। इसके तदारुक के लिए चाइना क्या करेगा, चाइना की स्ट्रेटजी क्या होगी, ऐसे में कि जबकि अमेरिका ने एक न्यूक्लियर सबमरीन को जो टेक्नोलॉजी है वो ऑस्ट्रेलिया के हवाले करने का ऐलान किया है और इस बात ने अगरचे फ्रांस को नाराज़ कर दिया है। इसे कि 30 बिलियन यूरो का एक कॉन्ट्रैक्ट था जो ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस का था, लेकिन इस इलाके में, इस रीजन में ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका का साथ देते हुए उस मुआहदे को कैंसिल कर दिया और अब वो अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है। चाइना ज़रूर इससे नाराज़ होगा, चाइना को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन वो क्या करना जो है वो मसल माइट होगी, यानी वो ताकत का मुजाहरा करेगा, या वो अपने खामोशी से अपने टारगेट जो हैं, जो इकोनॉमिक टारगेट हैं, उनको अचीव करने में लगा रहेगा। इस हवाले से हम बात करेंगे कि ये स्ट्रेटजीज़, जो दो स्ट्रेटजीज़ हैं, इनका टकराव किस तरह से होगा और क्या सूरत हाल जन्म लेगी। आदिल नजम इंटरनेशनल स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, चलते हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल। जी। अच्छा, ये फरमाइए, ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की एक बात हो रही है ऑकस के नाम से, जिसका एक इजरा किया है अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को इन्वॉल्व करके, जापान को इन्वॉल्व करके और इंडिया को इन्वॉल्व करके, और जिसका मकसद यह है कि कंटेन किया जाए चाइना को। अब इस मामले में यहाँ तक आ गया कि सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन जो पहले कभी डील नहीं हुई थी, वो ऑस्ट्रेलिया को देने का वादा कर लिया, यहाँ तक कि वो उसको चलाएंगे भी, जिस बात के ऊपर फ्रांस नाराज़ हो गया। अब ये इतनी बड़ी नाराज़ी मोल लेके और ये इस तरह की डील करने जा रहे हैं, इसके क्या असरात होंगे और फिर इस रीजन की पॉलिटिक्स के ऊपर आप कैसे महसूस करते हैं कि इसके असरात पड़ेंगे? देखिए, एक बात तो तय है और बड़े अरसे से तय है और अब और बिल्कुल खुल के सामने आ गई है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तलाश तो है, और मैंने जान के लफ्ज तलाश इस्तेमाल किया। वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो ये ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन और अमेरिका की डील सिर्फ नहीं है। हम इस वक्त एक ऐसे मरहले पे हैं दुनिया की तारीख में कि जब जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो तब्दील हो रहा है, और वो वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील इसलिए हो रहा है कि एक ताकत है जो अरसे से एक ताकत है, और पिछले कुछ अरसे से सोवियत यूनियन के फॉल के बाद तो वाहिद ताकत थी तकरीबन, और एक दूसरी ताकत है जो बड़ा क्लियर है कि उभर रही है, और ना सिर्फ अब उभर रही है, अब वो एक मुस्तरद ताकत है। तो अब इनके दो के माबैन जो रस्साकशी होगी और हो रही है, उसकी बिना पे एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, और उस नए वर्ल्ड ऑर्डर में ये एक बनने की जो 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 अमल है उसमें ये एक चाल है। तो इन वे ये कहना मेरे ख्याल में ज्यादा मुनासिब है कि ये एक इज वन मोर मूव इन दैट ऑर्डर। और जो यूनाइटेड स्टेट्स ने मेरे ख्याल में अपनी तरफ से बड़ी बोल्ड लेकिन महंगी मूव ऐसे कर ली कि जो उनके साथ लोग हैं, खुसूसन फ्रांस, उनको भी आपने नाराज कर दिया। या तो ये हुआ कि उन्होंने पूरी तरह सोचा नहीं, और जितनी नाराजगी हुई वो मेरे ख्याल में बहुत हैरत की बात है, क्योंकि अब कोई बात हो रही है ना कि आप अपने सफीर बुला लेंगे जो है फ्रांस। तो इसमें तय ये अगर कोई बात होती है वो ये होती है कि ये गेम अभी शुरू हुई है, ये खत्म नहीं हुई। इन अ वे अमेरिका काफी अच्छे से कोशिश कर रहा है किसी तरह चाइना को कंटेन करने का। एक पहले आप हम लफ्ज सुनते थे क्वाड, जिसमें भारत भी शामिल था। तो आपने जो रीजन की बात की उसमें एक हैरान कौन थोड़ी सी बात और सोचने वाली बात यह है कि ये जो अभी बना एक ट्रायंगल, इसमें भारत क्यों नहीं? क्या वो भारत को सिग्नल है, या वो जो क्वाड है जिसमें जापान और भारत है उससे कोई मुख्तलिफ चीज है? और क्या ये एक एंग्लो सैक्सन जो है एक कोलिशन है? और ये सारी चीजें मैं सवाल के तहत इसलिए पूछ रहा हूं कि ये अभी तय नहीं है। और इन अ वे आखिरी जुमला मैं ये कहना चाहूंगा कि इन अ वे अमेरिका जो है वो फोर्स कर रहा है चाइना को किसी तरह से रिएक्ट करने का। मेरे ख्याल में चीन की ख्वाहिश ये होगी कि इसको मामले को थोड़े से वक्त ले, लेकिन अमेरिका सीम्स टू बी फोर्सिंग द गेम ऑन द चाइनीज। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जो शंघाई पैक्ट में वहाँ पे मुल्कों को इकट्ठा किया जाता है, या चाइना रशिया के साथ मिलके जो बहुत से पैक्ट बना रहा है, तो वो भी उस तरफ भी मतलब ताकत अपने तौर पे वो पूरा मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन खामोश रह के। उसमें रिएक्ट इस तरह का नहीं है रिएक्शन के न्यूक्लियर सबमरीन किसी मुल्क को दे दी और
समंदरों में पेट्रोलिंग शुरू कर दी, या मतलब इस तरह की कोई चीज़ जो है वो अभी मौजूद नहीं है? जी बिल्कुल। देखिए, जब ये तो देखो तारीख का एक अमल है कि जब एक नई पावर आती है तो कुछ ना कुछ होता तो है, कुछ ना कुछ टूटेगा तो जरूर। ऐसे तो नहीं होगा कि एक नई ताकत दुनिया पे आके कायम हो जाएगी। ये तो हम मंगोलों पे चले जाएं, मुगलों पे चले जाएं, तो उस ऑटोमन पे चले जाएं, ब्रिटिश एम्पायर पे चले जाएं, जब एम्पायर की चेंज होती है, जब हाथी लड़ते हैं तो हाथी लड़ते हैं, और जब हाथी लड़ते हैं तो चूंटियां मरती हैं। ये है हमारा जो सोचने की बात है कि जब ये हाथी लड़ेंगे और लड़ रहे हैं उस पर हमारा क्या मलबा है। लेकिन जो आपने बात की वो बड़ी अहम है स्ट्रेटेजिकली। मेरे ख्याल में खामोशी का फर्क इतना नहीं है जितना स्ट्रैटेजी का फर्क है। तो चीन तो अमेरिका की नजर में तो चीन पिछले 20-25 साल से इस ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी कर रहा है, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी फर्क रहेगी। एक स्ट्रैटेजी ये है कि जो उभरती हुई ताकत होती है, जो राइजिंग पावर होती है, वक्त उसके पास होता है, सो दे डोंट वांट टू फोर्स द इशू। चीन मेरे ख्याल में प्रोबेबली वुड हैव प्रेफर्ड कि ये जो अभी कशीदगी है ये शायद 10-25 साल बाद, 10-12 साल बाद आए, ताकि वो भी ज्यादा प्रिपेयर्ड। अमेरिका लगता ये है कि वांट्स टू फोर्स द इशू, क्योंकि दे थिंक देयर मिलिट्री माइट इज ग्रेटर। लेकिन एक इसमें और बड़ा फर्क है, चीन की जो मूव्स हैं, जो उनके जो अलायंसेज हैं, वो बेशतर जो है वो इकोनॉमिक है, और जो अप द गेम जो होता है ना, वो पोकर में इन्होंने अपने चिप्स दिखा दिए अमेरिका ने। अगर अप द गेम हुई है, जो गेम अप हुई है वो ये हुई है कि अमेरिका जो है वो इकोनॉमिक नहीं, वो मिलिट्री अलायंसेस बना रहा है, और बड़ी क्लियरली मिलिट्री अलायंस बना रहा है। देखिए ना, न्यूक्लियर सबमरीन से ज्यादा तो सिग्नल कोई नहीं हो सकता। एक तो सबमरीन, ऊपर से न्यूक्लियर, और सबमरीन इसलिए कि तमाम जो सोचने वाले हैं वो इस बात पे तय है कि जो सेंट्रल फोकस है इसका वो साउथ चाइना सी, राइट, एंड दैट इज व्हाई ऑस्ट्रेलिया इज इंपॉर्टेंट। कि ये जो इसका जो मोस्ट लाइकली फ्लैश पॉइंट एंड सेंटर है वो साउथ चाइना सी है। ठीक है ना, हांगकांग का भी मसला वहां है, ताइवान का भी मसला वहां है, जापान का भी मसला वहां है, इसीलिए क्वाड में जापान आया। दैट मेक्स ऑस्ट्रेलिया इंपॉर्टेंट। सो इन अ वे चाइना ने अमेरिका ने चाइना को जो होता है ना, वो आंखों में आंखों डाल के कहा, अच्छा मेक माई डे, मैंने जो है अब गेम इंक्रीज कर दी है, अब तुम बताओ कि तुम क्या करते हो। सो वन शुड एक्सपेक्ट कि कुछ ना कुछ आपको अभी तक चाइना से भी नजर आएगा, अभी तो फ्रांस से आया। अच्छा, ये फरमाइए कि एक आर्टिकल में पढ़ा था आज डॉन में ही, और उसमें ये था कि आपको हमारे रीजन में प्रॉक्सी वॉर्स का आगाज ऐसा लगता है जैसे हो सकता है, और वो प्रॉक्सी वॉर जो है उसमें चाइना भी हो सकता है, अमेरिका की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, भारत की भी हो सकती है, इवन ईरान का नाम भी बीच में आ रहा है कि उसकी भी हो सकती है। आपको लगता है ऐसा कुछ कि इस तरह की चीज़ होगी, खासतौर पे अगर अमेरिका और चाइना की टसल चलती है तो? और क्या ये बैटल ग्राउंड अफगानिस्तान में आके होगा या और कोई जगह पे होगा? देखिए, अफगानिस्तान में भी हो सकता है। मेरे ख्याल में प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत है और होगा। प्रॉक्सी वॉर जो है ये हमें दी थी कोल्ड वॉर ने, लेकिन सोवियत यूनियन और अमेरिका की जो थी उससे पहले प्रॉक्सी वॉर होती थी, लेकिन उसकी तरह नहीं होती थी। तो क्योंकि वो वॉर कोल्ड थी कि चीन के अमेरिका और रूस खुद एक दूसरे से नहीं लड़ते थे, तो उन्होंने दुनिया को बांटा और फिर जो उनके छोटे थे उनको लड़ाते थे। वो हमने अफगानिस्तान में भी देखा, वो हमने वियतनाम में देखा, वो हमने पूरे अफ्रीका में देखा, कई बार हमने साउथ अमेरिका में देखा। तो देयर वाज ए मेथड इन द कोल्ड वॉर कि ये दुनिया को पहले बांट लो, और फिर जो है बजाय इसके कि खुद डायरेक्टली कन्फ्रंट करो क्योंकि आप दोनों न्यूक्लियर हो, उसके बजाय आप जो है प्रॉक्सी वॉर्स की एक गेम खेलो। नाउ द क्वेश्चन इज नॉट कि अमेरिका वो करना चाहेगा या नहीं, क्वेश्चन ये है कि चीन वो करना चाहेगा कि नहीं। चीन ने अभी तक इसमें मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में हाथ नहीं डाला। चीन अभी तक जो गेम खेल रहा है वो खेल रहा है थ्रू इकोनॉमिक, कि वो अपनी अलायंसेस बना रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हिसाब से, वो अपनी अलायंसेस बना रहा है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। सो द क्वेश्चन इज कि विल चाइना टेक दैट बेट? आई होप कि ये जो प्रॉक्सी वॉर, और वॉर से मेरी मुराद है हॉट वॉर, ये चीन विल नॉट गेट इनटू दैट बेट, क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी, और इन अ वे उस गेम में अमेरिका को अपर हैंड है क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस भी है और उनकी जो मिलिट्री अलायंसेज हैं वो मजबूत है। इन सम वेज अगर आप देखें, नक्शा दुनिया का लगाएं यहाँ और उस पर आप अमेरिकन अलायंसेस को मैप करें, तो कोशिश ये की जा रही है कि चाइना को एक तरह से मिलिटरीली कंटेन कर दिया जाए
जिस तरह एक तरह से सोवियत यूनियन को किया गया। लेकिन अगेन आई विल से कि जो चीज मुझे नहीं समझ आ रही वो ये कि अच्छा अगर ये है भी तो जापान और भारत इसमें अभी तक क्यों हमें नजर नहीं आए। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि एट सम पॉइंट हमें वो नजर आना शुरू हो जाए, फिर रीजन के उसके जो असरात हैं वो मुख्तलिफ हैं। वो जो इस मुल्क इस माह के आखिर में एक वज़रा आज़म की मीटिंग जो कॉल की हुई है अमेरिका में, जिसमें नरेंद्र मोदी भी हैं, होपफुली मतलब लगता है ऐसे है कि वो भी होंगे, जापान के भी नुमाइंदे होंगे, वज़ीर आज़म वहाँ पे मौजूद होंगे, तो आपको लगता है वहाँ उस मौके के ऊपर कोई ऐलान हो सकता है उनके इन्वॉल्वमेंट का? और अगला हमारा जो मसला है जो सोचने वाला वो ये है कि आपने बहुत अच्छी बात की कि हाथियों की लड़ाई में चींटियों का क्या बनता है, तो इस बड़ी लड़ाई में पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा हुआ है और पाकिस्तान क्या कर रहा होगा और इसको क्या करना चाहिए? देखिए मुश्किल सवाल है दोनों। पहली जो बात है कि ऐलान हो या ना हो, और शायद ना हो, क्योंकि इस किस्म की अलायंसेस हमेशा ऐलान से नहीं होती, लेकिन ये बात तो तय है कि द यूएस जो है वो एक तरह से चीन के बरक्स एक कोalition को मजबूत कर रहा है, और वो कोalition जो है वो जियोग्राफी में भी उनको सराउंड कर रही है, और दूसरा बेसिकली रूल जो है वो जो पुराना है इंटरनेशनल रिलेशंस का कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो वो एक तरह से मुहावजा खड़ा कर रहे हैं कि वो लोग, वो मुल्क जिनको चीन से ज्यादा खतरा है या उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं है, उनको जमा करके आप एक ऐसी कोalition बनाएं ना। भारत, मैं बार बार भारत कहता हूँ, लेकिन अमेरिका की तरफ से मेरे ख्याल में मौकफ ये है, टू बी फेयर, अमेरिका की तरफ से मौकफ ये है कि जी हम डिफेंसिव मूव कर रहे हैं, हम चाइना को सिग्नल ये कर रहे हैं कि देखो पंगा मत करना। चाइना की तरफ से ये इस तरह देखा जाएगा कि यार ये डिफेंसिव मूव, न्यूक्लियर सबमरीन डिफेंसिव मूव तो नहीं होती, ये तो अप इन द गेम है, और दैट इज वेयर द टसल इज कि वो दो पहलवान जो है ना वो अखाड़े में आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर वो आएंगे, जो आपका दूसरा सवाल है और मेरे ख्याल में ज्यादा हमारे लिए अहम है कि जब हाथी लड़ते हैं तो चूंटियों को क्या करना चाहिए। अमूमन चूंटियां करती है कि दूसरे पासे हो जाती है, और ये मेरे ख्याल में अच्छी स्ट्रैटेजी है कि पहले तो रास्ते से निकलो ना कि, और उसमें हमारा मसला ये है कि क्योंकि हमारी एक तारीख है ऑफ अलायंसेस इन दीज टाइप्स ऑफ बैटल्स, तो आप पे जो है दोनों तरफ से आप पे डिमांड्स की जाएंगी, और आप अमेरिका से ऑलरेडी देख रहे हैं कि वो डिमांड डायरेक्टली नहीं की जाती, और वो डिमांड की जाती है कि मेरे साथ हो कि उनके साथ। पाकिस्तान आसान नहीं है, लेकिन द ओनली वे आउट आई थिंक इज, द ओनली स्ट्रैटेजी इज कि हमें जहां तक हो सकता है हमें ये कहना चाहिए कि यार हम किसी के साथ नहीं है, हमें प्लीज पाकिस्तानियों के साथ रहने दो, हमारे पास बड़े मसले हैं, हम जो है हमारी ये जंग हमारी नहीं है, हमने जब किसी की जंग मोली है वो उसकी हमने कीमत दी है ना। ये मेरा कहना आसान है, ये करना कोई आसान नहीं है, क्योंकि जब आप पे प्रेशर डलता है तो वो FATF से डलता है, या अगर चीन से डलेगा तो वो आप पे बेल्ट एंड रोड और CPEC से डलेगा। अभी तक जो है ज्यादा प्रेशर आपको अमेरिका से आ रहा है, लेकिन इन सम वेज दिस इज द टाइम फॉर पाकिस्तान टू इन अ वे अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने में इस मसले में, उसके बजाय टू सजेस्ट कि यार हम अपने मसलों में फंसे हुए हैं, हम हर एक के साथ जो है ताल्लुकात रखना चाहते हैं। नाउ दैट विल नॉट बी इजी, लेकिन दैट हैज टू बी ट्राइड, क्योंकि उसका जो अल्टरनेटिव है वो ज्यादा बुरा है। मैं बिल्कुल एग्जैक्टली इसी बात पे आने लगा था कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसमें IMF के ऊपर डिपेंडेंस हमारी बहुत ज़्यादा है, अमेरिका प्रेशराइज कर सकता है, FATF का आपने नाम ले दिया, FATF का वहाँ पे मसला है, बेशुमार ऐसे इंटरनेशनल मसाइल हैं जहाँ हम फंसे हुए हैं, जहाँ पे अमेरिका का प्रेशर हमें इन्फ्लुएंस करके एक बहुत ज़्यादा कॉर्नर कर सकता है। और दूसरी तरफ आपने बिल्कुल भी बता दिया कि वो जो मेन इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए CPEC, जहाँ पे मतलब ये गवर्नमेंट भी, पिछली गवर्नमेंट भी कह रही थी कि पाकिस्तान की शारक बन गया वह एक तरह से ये, तो ऐसे मसले में बहुत ही मुश्किल आप कह रहे हैं कि ये होगा पाकिस्तान के लिए किसी एक साइड पे साइड करना। क्या न्यूट्रल रहा जा सकता है? ऐसी पॉसिबिलिटी है, जबकि हम पहले ये बात कह रहे हैं कि तलवारें लटक रही हैं दोनों साइड से। देखिए न्यूट्रल बड़ा मुश्किल लफ्ज होता है, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए ना, क्योंकि एक तो स्ट्रेटेजिक मसला है कि आपने अगर बड़ी जल्दी साइड ले ली, अभी तो आपको पता ही नहीं कि बरसात कैसे खुलनी है, और कल जो है इसकी कहानी किसी और तरफ निकल गई और आपने जो साइड ली वो गलत निकली। एक तो बिल्कुल स्ट्रेटेजिक बात है ना,
आप छोड़ दें सारी बाकी चीजें, इस वक्त तो हमें पता ही नहीं कि ये जो हाथी हैं इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है और क्या तरीका निकलेगा। सो आसान बिल्कुल नहीं है, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि इट्स नॉट कि सिर्फ कहने की बात होगी, फिर करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा, किसी तरह हमें IMF पे डिपेंडेंस कम करनी पड़ेगी, बेल्ट बांधनी पड़ेगी ना, किसी तरह हमें FATF पे इम्पोर्ट उसकी डिपेंडेंस भी कम करनी पड़ेगी, लेकिन फिर हमें डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी बाकी मुल्कों के साथ, हमें दोस्तियां बनानी पड़ेंगी दूसरे मुल्क में, ताकि सिर्फ एक मुल्क जो है इस वक्त जो है अमेरिका हम पे इसलिए भी प्रेशर ज्यादा डाल सकता है कि हम इतने आइसोलेटेड हैं कि जब हमारा मसला होता है कोई और भी नहीं खड़ा होता, हमारे जो सो कॉल्ड दोस्त हैं मुसलमान या दूसरे वो भी नहीं खड़े होते। सो इन अ वे बड़ी मुश्किल डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी। अगेन अगर मुझे आप इजाजत दें, आपके पता नहीं नाजरीन इस पे किस तरह रिएक्ट करेंगे, लेकिन इन अ वे जो भारत की स्ट्रेटजी थी कोल्ड वॉर कि ऑन पेपर वो रशिया की तरफ लीन करता था, सोवियत यूनियन की तरफ लीन करता था, लेकिन इतना लीन नहीं करता था कि अमेरिका ने उसको अपना दुश्मन बना दिया। सो पहले तो ये कि बढ़के मार के हमें किसी एक साइड का, किसी एक चौधरी का इतना मुजारा नहीं बन जाना चाहिए कि हम दूसरे के दुश्मन हो जाए। और इसकी हमारे पास एक तारीख है इन अ वे। आप अगर सोचें कि अमेरिका और चीन के जब ताल्लुकात शुरू हुए थे तो हमने उसमें एक मुस्बत रोल प्ले किया था ना, यकीनन उस वक्त चीन वो नहीं था जो आज है, लेकिन हमारी ज्योग्राफी यकीनन इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें अपनी मुश्किलात की वजह से अपनी एलिजेंस बेचने की जरूरत नहीं है, और इट विल बी डिफिकल्ट। और डिफिकल्ट का मतलब हमें साफ होना चाहिए, आम आदमी को, आम पाकिस्तानी को साफ होना चाहिए। जब हम कहते हैं ना कि मुश्किल डिसीजन है, उस मुश्किल डिसीजन का मतलब ये है कि फिर FATF पे आएगा शायद कुछ, फिर शायद कुछ ऐसी मुश्किल आएगी जिससे कीमतें बढ़ेंगी, जिसपे आपको बेल्ट बांधनी पड़ेगी। तो यही होती है ना मुश्किल। जी जी। और अगर आपने आसान रास्ता लेना है तो फिर उसकी कीमत आपको बाद में देनी पड़ती है, कीमत दोनों हालत में देनी। थैंक यू वेरी मच आदिल। जैसे आदिल ने कहा कि हमारे लिए मुश्किल वक्त है इसलिए कि ये हाथियों की लड़ाई होने जा रही है, और हाथियों की लड़ाई में हम जैसे छोटे मुल्कों के लिए बेहतर यही है कि इस वक्त इस बात के बारे में सोचें कि हमें अपने आवाम के लिए कुछ करना है। इस वक्त हर सूरत में हमें न्यूट्रल लेके काम करना है, हमें अमेरिका या चाइना का साथ नहीं देना। उसकी वजह यह है कि दोनों सूरतों में हमारे लिए बहुत से ख़तरात हैं, ये ख़तरात से बचना है हमें, और हमें हर सूरत में अपनी इकॉनमी के ऊपर डिपेंड करते हुए अपने मामलात को सुधारना है। अभी इजाज़त दीजिए, इस सेगमेंट से हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अगले सेगमेंट की बात करेंगे। अभी इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए। वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के हवाले से अगर देखें तो इसमें बहुत तरक्की हो रही है, लेकिन इस तमाम तरक्की के बावजूद हम अगर डेटा को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरक्की में कई गुना इजाफा हो सकता है। रुकावट ये है कि हमारी यूनिवर्सिटियां और कॉलेजेस जिस तरह का टैलेंट प्रोड्यूस कर रही हैं वो सूटेबल नहीं है इंडस्ट्री के लिए, या दुनिया में मैच नहीं करता जिस तरह की डिमांड है। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, डिमांड को किस तरह पूरा किया जाए और बच्चों की ट्रेनिंग किस तरीके से हो, इस हवाले से हम बात करेंगे। बरकान सईद सॉफ्टवेयर हाउसेस के चेयरमैन हैं और उनसे चल के बात करते हैं हम इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, ये बताइए कि 200 मिलियन की शायद एक्सपोर्ट है इस वक्त पाकिस्तान की जो सॉफ्टवेयर के मामले में कर रहा है, इसको बढ़ा के क्या 300 मिलियन तक ले जाया जा सकता है, जबकि कह रहे हैं कि ये कुछ अर्से से पाकिस्तान में बूम आया हुआ है सॉफ्टवेयर का। ये बूम कितना फ़ायदेमंद है, इसको कहाँ तक ले जाया जा सकता है और दुश्वारियाँ क्या हैं इसको आगे बढ़ाने में। जबकि इंडिया के बारे में हम पता है कि हमारे अगर 2 लाख लोग काम कर रहे हैं तो इंडिया में 40 लाख लोग इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, और जो उनकी एक्सपोर्ट है वो बिलियंस में है, उसका कोई शुमार ही नहीं है। जी बिल्कुल, इस वक्त तकरीबन हम $200 मिलियन पर मंथ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और सालाना तकरीबन हम $2.1 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं आईटी सेक्टर पे। पोटेंशियल की अगर बात करें तो हम इसको डबल भी कर सकते हैं, क्योंकि मेन जो हमारी इंडस्ट्री में इनपुट है वो टैलेंटेड रिसोर्स है, जिस वक्त इस वक्त मार्केट में शॉर्टेज हुई है बहुत ज़्यादा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो लोग प्रोड्यूस नहीं कर रही, 25,000 लोग यूनिवर्सिटीज़ प्रोड्यूस कर रही हैं पर ईयर, लेकिन क्वालिटी ऑफ टैलेंट जो है जो यूनिवर्सिटी से आ रही है वो स्टैंडर्ड की नहीं है कि आप उसको इंटरनेशनली बिल कर सकें। तो हर वो लड़का जो यूनिवर्सिटी से अच्छा निकलता है, हर लड़के के अगेंस्ट आप $2,000 से $3,000
पर मंथ फॉरेन एक्सचेंज कमा सकते हैं, और इसमें आपकी कोई इनपुट नहीं है, आपको कुछ इंपोर्ट नहीं करना, बस आप उसको ऑनलाइन काम पे लगा दें एंड ही विल स्टार्ट अर्निंग। सो हमारा एस्टिमेट ये है कि तकरीबन हर 10,000 लोग जो हैं, सॉरी हर 1 लाख लोग जो हैं वो $2 से $3 बिलियन आपकी एक्सपोर्ट में ऐड कर सकते हैं। दूसरी बात आपने की इंडिया की जी। इंडिया ने इस चीज पे 25-30 साल पहले काम शुरू कर दिया था। उन्होंने IITs जैसी यूनिवर्सिटीज उससे बहुत पहले बनाई, उसके बाद उन्होंने मैसिव लेवल पे स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए वोकेशनल इंस्टीट्यूट IT के, जो कि उन्होंने अपनी इंडस्ट्री की जो बॉडीज हैं उनके साथ मिलके किए, और वो हजारों लाखों लोग हर साल ट्रेन करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में जब कंपनीज आती हैं तो उनको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। तो इंडिया, इसके अलावा इंडिया ने बेशुमार मराद जो है वो 25 साल पहले दे दी। आप जो ने तीसरी बात की रुकावटों में यह है कि गवर्नमेंट ने हमें कहा है कि आप हमें बताएं कि आपको क्या चाहिए। हमने गवर्नमेंट को वो सारा प्लान भी दे दिया, STZ का प्लान भी दिया। हमने गवर्नमेंट को ये बताया कि हमें अपनी ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन करने की जरूरत है। अब सिर्फ एग्जीक्यूशन है कि गवर्नमेंट कितनी फास्ट उसको एग्जीक्यूट कर सकती है। जितनी तेजी से एग्जीक्यूट करेगी उतनी तेजी से रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। तो ये है जी हमारा इस वक्त सबसे बड़ा ब्लॉकेज। गवर्नमेंट इस वक्त लिस्टिंग मोड में है, इमरान खान साहब का फोकस है, वो हमें पता भी लगता है। बस अब एग्जीक्यूशन की सारी बात है कि कैसे एग्जीक्यूशन होती है जी। इस एग्जीक्यूशन में रुकावट क्या है? मतलब जब आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट डिटरमेंट भी है, चाहती भी है, तो फिर रुकावट क्या है? एक एग्जीक्यूशन तो इरिटेंट्स की है, लाइक फॉर एग्जांपल आपके टैक्स अथॉरिटीज हैं, हमें ये कहा गया आप पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा, लेकिन जब साल शुरू हुआ तो हम पे अचानक 1% टैक्स लगा दिया गया, और एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट रेवेन्यू पे 1% टैक्स लगा दिया गया, और हमें ये कोई लॉ में नहीं है कि हम पे टैक्स लगेगा, लेकिन वो हमसे कलेक्ट हो रहा है। अब उसके लिए कोई एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट इशू होने हैं, वो एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट नहीं दिए जा रहे IT इंडस्ट्री को। हम प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने भी मैंने ये जिक्र किया और हमें मल्टीपल गारंटीज भी मिली कि ये हो जाएगा, लेकिन ऑन द ग्राउंड द सिचुएशन इज नथिंग इज हैपनिंग। हमें रिजॉल्व नजर आता है गवर्नमेंट की तरफ से, बट FBR में नथिंग इज हैपनिंग ऑन दैट फ्रंट। दूसरी जो चीज है वो डेफिनेटली अब ये प्रोग्राम्स हैं, गवर्नमेंट का अपना एक इनर्शिया होता है जिस पे गवर्नमेंट मूव करती है। आपने कम से कम आपको 6 महीने बंदा ट्रेन करने के लिए चाहिए, उससे पहले गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट होगा जिसके अंडर ये होगा, तो वो सारे के सारे काम ब्यूरोक्रेसी इज अनदर, आई मीन ब्यूरोक्रेसी स्लो थोड़ा मूव करती है, क्योंकि उसने प्रोसेसेस और सब चीजें फॉलो करनी होती हैं। तो वो अब इतना स्लो होगा, जिस तरह 10 अरब रुपए आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से मिनिस्ट्री ऑफ IT को ट्रांसफर होने हैं, वो कितनी जल्दी ट्रांसफर होते हैं कैश रिवॉर्ड और इन प्रोग्राम्स के लिए। तो ये अब ब्यूरोक्रेटिक चीजें हैं, इसमें अनफॉर्चुनेटली वी आर हेल्पलेस कि हम कुछ कर नहीं सकते। बट मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि मुल्क डायरेक्शन में ठीक है। सो हम ठीक है, अगर हम फास्ट मूव करें तो हम इस साल शायद उतना टारगेट ना अचीव कर सकें जितना हमने सेट किया है, बट अगर ये चलती रही चीजें तो ये अगले 3-4 साल में हम अपने सेक्टर को बहुत आगे ले जाएंगे। अच्छा विक्रांत, ये बताइए कि आपने बड़ा एक इंडिकेट किया है जो हम भी अपने देखते हैं कि गली गली में खुल गए हैं सॉफ्टवेयर के स्कूल, और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो उनकी तादाद में बेपनाह इजाफा हो गया, लेकिन आप खुद ही बता रहे हैं कि टैलेंट की कमी है और टैलेंटेड बच्चों की कमी है। इसमें कोई आप लोग बात कर रहे हैं किस तरह से इनको कोई प्रोवाइड की जाए, गाइडेंस बताया जाए, या मतलब मार्केट खुद ही जो है उसको छोड़ दिया जाए कि वो देख ले कि कहाँ से टैलेंटेड बच्चे मिलने हैं, और जो नहीं है वो फिर बेचारे गलियों में ऐसे ही फिरेंगे, उनका कोई वाली वारिस नहीं होगा? देखिए, आप मार्केट पे नहीं छोड़ सकते हैं, कौमें जो हैं वो प्लानिंग करती हैं। जर्मनी, यूरोप, यूक्रेन, इंडिया, इन्होंने अपनी नेशनल प्लानिंग के तहत, चाइना ने, इन्होंने बेपनाह इन्वेस्ट किया अपने यूथ के अंदर, अपनी स्किल ट्रेनिंग में, अपनी आवाम को स्किल को इक्विप करने में। प्राइवेट सेक्टर के अपने इंटरेस्ट होते हैं, प्राइवेट सेक्टर डेफिनेटली, आप प्राइवेट सेक्टर पे जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते, प्राइवेट सेक्टर अपनी स्पीड से करता है चीजें। यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन इंस्टीट्यूट्स की क्वालिटी बहुत पुअर है, बिकॉज देयर पर्पस इज टू मेक मनी एट द एंड ऑफ द डे। तो ये आपको एक नेशनल प्रोग्राम करना पड़ेगा। हमने गवर्नमेंट को जो प्रपोजल्स दिए हैं, हमने नंबर 1 प्रपोजल ये दिया है कि आप एक 6 महीने का प्रोग्राम शुरू करें, जो यूनिवर्सिटी में बच्चे हैं ऑलरेडी उनके लिए इंडस्ट्री को साथ में लाएं, कम्युनिकेशनल, एथिकल एंड ट्रेनर्स को साथ में लाएं,
जो आपके इमोशनल इंटेलिजेंस के ट्रेनर्स हैं उनको साथ मिलाएं और 6 महीने का कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम करें, ताकि बच्चों को सिर्फ स्किल ना आए बल्कि उनको अपनी प्रेजेंटेशन, हमने अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, कम्युनिकेट कैसे करना है, वो भी उन्हें सिखाया जाए। दूसरा, हमने जो बच्चे ऑलरेडी यूनिवर्सिटी से निकल चुके हैं उनके लिए हमने कहा है कि 6 महीने का एक फोकस्ड प्रोग्राम होना चाहिए और इसकी इतनी कॉस्ट नहीं है, आप शायद 3-4 लाख रुपए फी बच्चा प्रोग्राम लगेगा, बट वो जो बच्चा है वो जो अर्निंग ला के देगा आपको, वो $2,000 से $2,500 महीने की आपको ला के देगा एज अ कंट्री। अच्छा, कंपनीज ये काम कर रही है, अभी मैं लाहौर में कंपनी से मिला तो वो तकरीबन 100 बच्चा हर 6 महीने बाद लेके उसको ट्रेन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप, कंपनी तो 100 ही करेगी ना जी, अगर आपने 10,000 करने हैं या 1 लाख करने हैं, वो तो सिर्फ आई थिंक गवर्नमेंट कर सकती है। तो अच्छी बात यह है जो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे बच्चों में पोटेंशियल है, वहां तक वो हैं, हमारा तालीमी निज़ाम वहां तक उनको ले आता है कि वो उनको तैयार किया जा सकता है, बट हमें शायद अपना विजन थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। और हमें अगर मैं इस वक्त अगर हमारी इंडस्ट्री एवरेज सैलरी जो हमारे दे रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री वो 70,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी दे रही है। ठीक है, ये आपको पाकिस्तान की कौन सी इंडस्ट्री में मिलेगी 70,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी? तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ अपने बच्चों को इक्विप कर दें, 1 लाख बंदा कोई मसला नहीं है इंडस्ट्री में उसको एडजस्ट करना, बिकॉज शॉर्टेज पाकिस्तान की नहीं है, शॉर्टेज ग्लोबल है। तो ये 1 लाख बच्चा जो है ये आपको जिस लेवल का ना सिर्फ रिटर्न देगा बल्कि आपकी एक जबरदस्त किस्म की हाई अर्निंग मिडिल क्लास क्रिएट हो जाएगी, जो अगर मुल्क से बाहर भी जाएगी तो वो जो रेवेन्यू भेजेगी पाकिस्तान वो $thousands of dollars होगा पर मंथ के हिसाब से। सो इसके अंदर हमने एक और गवर्नमेंट को सजेशन दी थी कि जी आप क्यों 4 साल बच्चे के आप सबके लगवा रहे हैं, जिसने रिसर्च करनी है वो 4 साल का BS करे, आप एक 2 साल का इंडस्ट्रियल BS एसोसिएट का इंट्रोड्यूस कर दें, जिसमें इंडस्ट्री के हिसाब से कोर्सेज हों, बच्चे के पैसे भी डिग्री पे आधे लगेंगे और वो 2 साल बाद अपनी फैमिली के लिए अर्निंग हैंड बन जाएगा, कमाने वाला बन जाएगा। और इस पे उसको अखुवत जैसे इदारों से कर्जे हंसना लेके क्या इंडस्ट्री आगे आए, और मैं अपनी IT इंडस्ट्री से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए, कर्जे हंसना बच्चों को दे, बच्चे आए उनकी कंपनी ज्वाइन करे अच्छी सैलरी पे, और 1 साल 6 महीने काम करने के बाद अपने कर्जे हंसना भी माफ करवा लें फ्रॉम द इंडस्ट्री। तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा काम हो सकता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट लेयर है, आई थिंक जब आप यूनिवर्सिटियों से बाहर निकलेंगे तो नेक्स्ट जो आपको काम करना है, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी स्कूल लेवल पे भी और कॉलेज लेवल पे भी काम करना है। यूनिवर्सिटियां ये शिकायत करती हैं कि हमारे पास जो पीछे से बच्चे आ रहे हैं पूरे पाकिस्तान से, स्कूलों कॉलेजों से, वो उनकी एनालिटिकल स्किल्स या वो IT इंडस्ट्री के हिसाब से वो सूटेबल नहीं है, क्योंकि हमारी बड़ी स्किल बेस्ड इंडस्ट्री है। उसके भी डिफरेंट प्रोग्राम्स हो सकते हैं कि आप FSC में थ्योरी पढ़ाने के बजाय बच्चों को कि कंप्यूटर किसने इजाद किया था और पहले कितने बड़े कंप्यूटर होते थे, आप बच्चों को डायरेक्ट प्रोग्रामिंग पे लगा दें। MIT जो स्कूल है, MIT जो यूनिवर्सिटी है, उसने ऐसे प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए हुए हैं जो हैं ही यंगस्टर्स की प्रोग्रामिंग के लिए, और वो आप कॉलेज लेवल पे नहीं, आप 5वीं क्लास से या 4थी क्लास से भी आप बच्चों को वो स्टार्ट करवा सकते हैं। तो पूरी दुनिया में जर्मनी, यूरोप, अमेरिका, जापान अपने यंग्स बच्चों को स्कूलों में प्रोग्रामिंग सिखा रहा है, क्योंकि उनको ये पता लग गया है कि फ्यूचर में जो 70% अच्छी जॉब जनरेट होनी है उसका कोई ना कोई ताल्लुक IT से होना है या प्रोग्रामिंग से होना है। तो वो अपनी पूरी नेशन को प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच बरकान। आपने जैसे बताया कि हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसी तरीके से इन्वेस्ट करे बच्चों की तालीम में, और सॉफ्टवेयर हाउसेस को भी चाहिए कि बच्चों की तालीम में इन्वेस्ट करें कि FSC के लेवल से उनको उठाया जाए, और इस तरह से कि उनकी डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हवाले से उनको सिर्फ थ्योरी ना पढ़ाई जाए, प्रैक्टिकल करवाया जाए। तो बहुत अच्छी सजेशन है, हम उम्मीद करते हैं इस पर अमल होगा, और जो आपका टारगेट है कि बहुत जल्दी इसको 200 मिलियन की एक्सपोर्ट से 400 मिलियन तक ले जाया जा सकता है, वो भी अचीव हो जाएगा। लेकिन थोड़ी सी बिल की बात है, इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि वो बिल भी पैदा हो जाएगी और इस मामले में इंडस्ट्री तरक्की करेगी। अभी इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अगले सेगमेंट में आपसे मुलाकात होगी।
वेलकम टू द शो। आफ्टर द ब्रेक हम बात करेंगे तैमूर तालपुर से, महंगाई कहाँ पहुंची हुई है और सबसे बढ़ के ये कि ये जो एडवांस टैक्स की बात हो रही है कि इस महंगाई के दौर में बिजली के बिलों के ऊपर एडवांस टैक्स लिया जाएगा, उसके हवाले से बात करेंगे तैमूर तालपुर साहब से। सूबाई वजीर हैं जंगलात के, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम तैमूर। वालेकुम सलाम। सर ये फरमाइए कि आप भी एक अगर जब बाजार जाते होंगे सौदा खरीदने के लिए तो आपको महसूस होता होगा कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। आप समझते हैं कि जो जितने भी इकदाम गवर्नमेंट कहती है हम बहुत ठोस कदम उठा रहे हैं और वो फिगर्स और तरह के देते हैं, वो कहते हैं हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, हम तरक्की कर रहे हैं, हमारे चंद सालों बाद नज़र आएगी तरक्की की रफ्तार जो है कि वो कहाँ है। लेकिन इस वक्त जो आम आदमी है उसका दारो मदार आटे पे है, चीनी पे है, खाने पीने की चीज़ों पे है, जो किसी तरह कंट्रोल नहीं हो पा रही। इसके बारे में फरमाइए कि आखिर क्या किया जाए फिर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ मैं शायद मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता हूँ और मेरे जैसे शख्स के लिए भी जो है वो आजकल के इन्फ्लेशन को फेस करना बहुत डिफिकल्ट हो गया। तो मैं समझता हूँ लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के जो लोग होंगे इकोनॉमिक क्लास के, तो उनके साथ क्या होगा ये तो रब साहब आप और मैं दोनों इमेजिन कर सकते हैं जी। और जिस हद की इन्फ्लेशन आ गई है, जिन्होंने वादा किया था आटा और चीनी सस्ता करने का, उन्होंने इतना आटा और चीनी महंगा कर दिया कि कभी भी तसव्वुर नहीं था इस महंगाई का, इन्फ्लेशन का। आप अगर कंपेयर करें पिछले दौरों से, चाहे वो पीपल्स पार्टी का दौर हो, चाहे वो नवाज शरीफ का दौर हो, चाहे वो किसी डिक्टेटर का दौर हो, कभी भी इस किस्म की महंगाई नहीं हुई। आपकी जो कुछ बेसिक चीजें होती हैं जिनका कंट्रोल आपके अपने हुकूमत के हाथों में होता है, तो वो आपके बेसिकली फिर हर चीज को इन्फ्लुएंस करता है। उनमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हो गई, आपकी गैस की प्राइसेस हो गई, आपके पेट्रोल की प्राइसेस हो गई। तो जब ये चीजें महंगी होती है तो हर चीज ऑटोमेटिकली इनसे अफेक्ट होती है। अब समझ नहीं आता क्या होगा, कैसे होगा, हालात कैसे कंट्रोल होंगे, क्योंकि पिछले जो 3 साल हमारे गुजरे हैं पिछले दौर के, उस 3 साल में हर साल पिछले साल से बदतर और ज्यादा मुश्किल हुआ रहा है गुजारना। आप अगर इसको देखें तो आपको उसकी रिजल्ट तो नजर आएगी, क्योंकि आपने देखा कि जब इमरान खान सेलेक्ट होकर आए तो तब जरूर इनकी कुछ फैन फॉलोइंग थी, इनके लोग थे, इनके वोटर थे, इनके क्या कहना चाहिए जियाले थे। पर आज वही लोग इनको बददुआएं दे रहे हैं जो इनको लेके आए थे, चाहे वो सेलेक्टर्स हो चाहे जिन्होंने वोट दिया, दोनों का वही हाल है। और इसका रिजल्ट आपके सामने कैसे आया कि आप देखेंगे पाकिस्तान में ये पहली बार हुआ है कि जो जमात वफाक के अंदर हुकूमत में बैठी है उसने 14 बाई इलेक्शन की और उन 14 बाई इलेक्शन में से 12 बाई इलेक्शन में रिजेक्ट किया पीटीआई। तो ये इसी सबसे बेसिक जो कॉज है इनकी हारने का, वो कॉज यही है जो इन लोगों ने महंगाई का खाना खराब किया। मैं मानता हूँ करप्शन भी बहुत ऊंचे लेवल पर है, हर तरफ आपको बुराई बदनामी नजर आ रही है। अगर 2 साल और इसी तरह ये हुकूमत चली तो मेरे ख्याल से बहुत ही बुरे हालात, बदतर हालात मेरे ख्याल से हमारे हो जाएंगे। आप ये बताइए कि एक वो टैक्स ड्राइव के हवाले से कहते हैं कि हम टैक्स इकट्ठा करेंगे तो हमारे मामला ठीक होंगे। हम इस वक्त 15,000 अरब से ज़्यादा लोन हम ले चुके हैं 3 साल में और हमारा कर्ज बढ़ के इस वक्त 39,000 अरब से ज़्यादा हो गया है। अब इसके मामले में ही कहा जाता है कि टोटल हमें अपने ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, अपने रिसोर्सेज के ऊपर। ये जो टैक्स ड्राइव है जिसमें बिजली के बिलों में नॉन फाइलर के लिए टैक्स की शरह आई है, इसके बारे में क्या कहेगा आप? ये कोई अच्छा कदम है? बहुत ही दुख की बात है जिस तरह से टैक्सेस बढ़ाते जा रहे हैं। अब आपने देखा कि अब जो लेटेस्ट ये लोग एडवांस टैक्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के बिलों पर, तो जिसका 1,000 रुपए या 500 रुपए बिल है तो उसको भी 5% एक्स्ट्रा टैक्स भरना है और फिर ही जाके 30% से ऊपर जाके खड़ा होता है। तो ये तो मुझे समझ नहीं आता कैसे लोग भरेंगे, क्या करेंगे। या तो फिर मेरे ख्याल से विल बी मूविंग टुवर्ड्स अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्योंकि यही इमरान खान था जो खड़ा होकर और अपने बिल जला के कहता था कि जी बिजली के बिल मत करो। नवाज शरीफ के दौर में हर चीज के खिलाफ इसकी अपनी जो वर्किंग थी और जिसने कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा पर मैं IMF से लोन नहीं लूंगा,
आपको दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले 70 साल में जितने लोन अलग अलग हुकूमतों ने लिए वो उससे ज्यादा लोन हम इन 3 सालों में ले चुके हैं। और अगर आप बात करते हैं कि हमें खुद पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा और हमें खुद टैक्सेस अपने बढ़ाने पड़ेंगे, तो कौन टैक्सेस भरेगा और कहाँ से टैक्सेस भरेंगे? जिनके पास 2 वक्त इज्जत से रोटी खाने के पैसे नहीं है, जहाँ पर मेडिकेशन जो है लाइफ सेविंग ड्रग्स 300% से ज्यादा प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं, तो अगर यह हम देंगे तो हम कहाँ से देंगे और कैसे देंगे? मेरे ख्याल से ये फूल्स पैराडाइज में रह रहे हैं और इन्हें बिल्कुल भी हकीकत से मेरे ख्याल से कोई अंदाजा नहीं कि क्या हो रहा है। टैक्सेस के बारे में आपने बात की, तो ये बताइए कि आप सिंध गवर्नमेंट में जिस वक्त आप बैठे हुए हैं, आप लोग अपना निज़ाम चलाने के लिए क्या कर रहे हैं? मतलब आपके टैक्सेस किस तरह से हैं? आपने मजदूर की तनख्वाह भी आप कहते हैं कि 25,000 तक ले जाएंगे, क्या वो काफ़ी होगी इस महंगाई के दौर में, या उसमें भी आप समझते हैं कि इस वक्त जितनी महंगाई है उसमें और इजाफा होना चाहिए? अगर इजाफा होगा तो उसका बोझ कौन उठाएगा? आपने बिल्कुल बजा फरमाया। 25,000 बिल्कुल भी किसी खानदान को, किसी घर को अपना महीने का खर्चा चलाने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वाहिद ये सिंध हुकूमत है जिसने ये सैलरी रेस का इशू उठाया और सर्विस बढ़ा के दी, बाकी किसी सूबे ने भी कुछ भी इकदाम नहीं लिया। तो मैं समझता हूँ मिनिमम वेज मैं अगर जाती तौर पर तो कम से कम 35,000 होनी चाहिए, पर फिर भी हम शुक्रगुजार हैं सिंध हुकूमत के कि उन्होंने कम से कम 25,000 तक इसको लेके गया। आपको अंदाजा नहीं है कि हम पे कितना प्रेशर था, अभी भी है, स्पेशली जो बिजनेस सेक्टर है, जो इंडस्ट्रीज के हमारे इंडस्ट्रीज दोस्त हैं, उनका बहुत ज्यादा आपके प्रेशर था कि ना करें, पर हमने उन सबको नाराज करते हुए फिर भी इसको 25,000 तक पहुंचा दिया है। थैंक यू वेरी मच तैमूर तालपुर साहब। जैसे तैमूर तालपुर साहब ने फरमाया कि इस महंगाई के दौर में मजदूर की कम से कम तनख्वाह 35,000 होनी चाहिए, हालांकि 35,000 भी इस महंगाई में कम लगते हैं। हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि किसी भी तरह से इस इन्फ्लेशन को कम किया जाए। उसकी वजह यह है कि अगर इस वक्त कैंटोनमेंट के इलेक्शंस में हुकूमत हारी, ख़ास तौर पे पंजाब में, अगरचे ओवरऑल पाकिस्तान में उसकी सीटें ज़्यादा है लेकिन पंजाब में वो काफ़ी बुरी तरह से हारी है, तो उसकी वाहिद वजह यही महंगाई है। इस महंगाई को काबू ना किया गया तो हुकूमत को आइंदा अभी आने वाले दिनों में मुश्किलात का सामना होगा। अभी इजाज़त दीजिए, हम आपको मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।